गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज द एनालिटिक। एनालिटिक को हम क्या बोलते हैं? सीएनएस स्टिमुलेंट भी बोलते हैं। ये क्या करता है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो उसका सिंपल सा डेफिनेशन है, दीज आर द ड्रग विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ वेरियस सब यूनिट्स और द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज द एनालिटिक्स और अ सीएनएस स्टिमुलेंट। तो सीएनएस स्टिमुलेंट की बहुत एग्जाम्पल है, लाइक कैफीन है, निकेतामाइड है, थियोफाइलिन है, थियोप्रोबिन है। ये क्या करता है? आपका मेंटल अलर्टनेस, वेकफुलनेस, माइल्ड डिप्रेशन, इसको क्या करता है? क्योर करता है। और साथ में सीएनएस डिप्रेशन एक्टिविटी को वो एनहांस करता है। अगर पर्टिकुलर पेशेंट डिप्रेस है तो उसको अलर्टनेस में, वेकफुलनेस में लेके जाने की इसकी प्रॉपर्टी रहती है। और मेन इंपॉर्टेंट मतलब ये रेस्पिरेटरी को स्टिमुलेट करता है। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट मतलब अगर आपको अस्थमा है, खांसी है या रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम है तो इसलिए ये ड्रग यूज की जाती है। वो क्या करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने के कारण जो ब्रीदिंग एनहांसमेंट है आपका वो होता है और उससे आपको एक मैक्सिमम रेस्पिरेशन कर सकते हो, ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा कर सकते हो। तो इसीलिए कफ में और अस्थमा में भी ये ड्रग यूज किए जाते हैं। तो आज जो हम ड्रग देखने वाले हैं दैट इज निकेतामाइड। निकेतामाइड को कोरामाइन भी बोला गया है। ठीक है, एनुअल पेपर में एमएसबीटी पॉइंट ऑफ व्यू एक क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर यूजिंग केमिकल नेम, जिसमें ये स्ट्रक्चर पूछा जाता है। और डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ स्ट्रक्चर, गिव केमिकल नेम एंड द यूजेस ऑफ द निकेतामाइड, या उसका सेकंड नेम है कोरामाइन। तो दोनों नाम से आपको लर्न करना है, दोनों सेम है। एक्चुअली कोरामाइन तो उसका ब्रांड नेम है, ड्रॉ गिव इट्स ब्रांड नेम अगर आता है तो कोरामाइन आप उसमें ब्रांड नेम भी लिख सकते हो एंड द ड्रग इज द निकेतामाइड। फिर आज हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में क्या है? तो 6 मेंबर रिंग विद नाइट्रोजन है और उसके साथ अटैचमेंट है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर नाम में से तो कुछ भी क्लू नहीं है कि स्ट्रक्चर को कैसे लर्न करेंगे। एज इट इज आपको ये स्ट्रक्चर लर्न करना है। फिर हम आएंगे केमिकल नेम की तरफ। क्या है केमिकल नेम? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? केमिकल नेम लिखते समय पैरेंट न्यूक्लियस सर्च करते हैं। तो पैरेंट न्यूक्लियस हमारा क्या होता है? मैक्सिममली कार्बन कंटेनिंग चेन होती है या हेटेरोसाइक्लिक मॉइटी भी होती है। यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक मॉइटी दिख रही है आपको? यस, दिस इज हेटेरोसाइक्लिक मॉइटी। क्या है? 6 मेंबर रिंग हैविंग अ फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन, जिसको हमने क्या बोलते हैं? उसको पायरिडीन बोलते हैं। यस, मैं इसको सर्कल बना देती हूँ। दिस इज अवर पैरेंट न्यूक्लियस और इसको नाम है पायरिडीन। ओके, फिर हम इसको नंबरिंग भी करेंगे। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द हेटेरो एटम। इसको 2 क्यों दिया है मैंने? क्योंकि लीस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन को। ओके, सॉरी, 2, 3, यस, 4, 5 एंड 6। तो ये थर्ड नंबर पे आया है। सब्स्टिट्यूशन विल बी लीस्ट पॉसिबल नंबर। सब्स्टिट्यूशन पे क्या है? C डबल बॉन्ड वो है, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप है और नाइट्रोजन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमेशा C डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन को कार्बोक्सामाइड बोलते हैं। यस, तो कार्बोक्सामाइड पे क्या अटैच है? 2 टाइम्स C2H5 है। C2H5 इज द इथाइल, 2 बार है इसलिए डाइथाइल। तो 3 पे क्या अटैच है? डाई इथाइल कार्बोक्सामाइड, ये ग्रुप अटैच है। और लास्ट इज द पैरेंट न्यूक्लियस। तो फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3। अभी हमें डायरेक्टली 3 नहीं लिखेंगे, 3 के n पोजीशन पे, क्योंकि कार्बन भी वहां पे क्या है? एक ही है, इसलिए उसका n पोजीशन हुआ। तो एक्चुअली में केमिकल नेम लिखते समय N, डाई इथाइल पायरिडीन, यहाँ पे पैरेंट रिंग को पहले लिया है उन्होंने, डैश 3 कार्बोक्सामाइड। इस तरीके से केमिकल नेम लिखा है। क्या लिखा है? N, डाइथाइल पायरिडीन डैश 3, मतलब ये 3 और कार्बोक्सामाइड, ऐसा उन्होंने केमिकल नेम लिखा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 ब्रैकेट N, डाइथाइल कार्बोक्सामाइड एंड लास्ट में पायरिडीन भी लिख सकते हो, लेकिन ये बुक में दिया है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देन प्रॉपर्टीज एंड स्टोरेज। ये ऑफिशियली हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट में अवेलेबल है। तो इसकी प्रॉपर्टीज ये रहेंगी, इट विल बी अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, बिटर इन टेस्ट एंड सोल्यूबल इन वाटर। देन स्टोरेज, सॉल्ट होने के कारण ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। तो सिंपल लिखना है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हेंस इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। देन मेनली फोकस करना है हमको यूजेस पे। सबसे पहले तो इट इज अ सीएनएस स्टिमुलेंट, या आप बोल सकते हो एनालिटिक, ये भी लिख सकते हो, जो पहले हम चैप्टर का यूज लिखते हैं। नेक्स्ट चीज, जैसे आपको बोला कि इट इज यूज एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट, इट इज अ वीक एनालिटिक, हेंस इट इज यूज्ड टू ओवरकम द सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड सर्कुलेटरी डिप्रेशन। ये जो सीएनएस स्टिमुलेंट है वो वीक है। वीक मतलब धीरे धीरे पेशेंट का जो सीएनएस है उसको स्टिमुलेट करता है।
इसीलिए उसको सीएनएस डिप्रेशन में, मतलब पर्टिकुलर पेशेंट का सीएनएस पूरा डिप्रेस है, रेस्पिरेटरी पूरा डिप्रेस है या सर्कुलेटरी पूरा डिप्रेस है, तब इसको ये दिया जाता है। मतलब कैसे, अगर नींद में है आदमी और उसको फटाक से उठाया तो क्या होगा, पैरालिटिक अटैक आने के चांसेस है, डायरेक्टली सेंट्रल स्ट्रोक हो सकता है। सेम है डिजीज, अगर पेशेंट सीएनएस से डिप्रेस है, उसको मेडिसिन दी है और उसका सीएनएस जो टोटली डिप्रेस है और उसको अगर हमने डायरेक्टली स्टिमुलेंट दिया तो क्या होगा, वेकफुल एकदम से अलर्टनेस हो जाएंगे, तो उसके में भी पैरालिसिस चांसेस, कोमा या ब्रेन हेमरेज के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए धीरे धीरे रिकवर होना चाहिए और इट विल बी अवेक, मतलब स्टिमुलेट होना चाहिए सीएनएस। तो इसीलिए ये निकेतामाइड यूज किया जाता है कि जिसका डिप्रेशन धीरे धीरे कम होगा एंड देन विल बी गिव द फाइनल। नेक्स्ट इज द फॉर्मुलेशन, तो निकेतामाइड इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। देन इसका ब्रांड नेम ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कोरामाइन इटसेल्फ इसका ब्रांड नेम है, निकेतामाइड ड्रग है और कोरामाइन ब्रांड नेम है, या कोरामाइन नाम का भी ड्रग मार्केट में अवेलेबल है। ओके, तो ब्रांड नेम इज द कोरामाइन। नेक्स्ट जो दो ड्रग देखने वाले दैट इज द डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन, थियोफाइलिन एंड अमाइनोफाइलिन। ठीक है, थियोफाइलिन एंड अमाइनोफाइलिन ये एक ही डेरिवेटिव है, थियोफाइलिन ही ड्रग है, उसका जो नेक्स्ट डेरिवेटिव है अमाइनो न्यूक्लियस बना के तो अमाइनोफाइलिन बना है। और डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन, ये दोनों पे जो ड्रग है वो पोटेंट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। मतलब अगर आपको कफ है, अस्थमा है या ब्रोंकाइल प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में ये ड्रग दिए जाते हैं। ये डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है वहां पे एक्शन शो करते हैं और उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो क्योर होते हैं। तो मैक्सिमम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए हम कौन सा फॉर्मुलेशन यूज करते हैं, तो लाइक अ सिरप एंड एलिक्सर और लोजेंजेस भी यूज करते हैं। तो आपको इसके फॉर्मुलेशन याद रखने हैं, क्योंकि एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन और अमाइनोफाइलिन के एक तो फॉर्मुलेशन वो पूछेगा या यूजेस के ऊपर ज्यादा फोकस है, तो आपको वही मेनली देखना है। तो पहला सीएनएस स्टिमुलेंट रहेगा, दूसरा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रॉन्चियल अस्थमा, क्रोनिक अस्थमा, या हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, वहां पे लिख सकते हो। एक्सपेक्टोरेंट करके यूज होता है, तो ऐसे 4-5 यूजेस आप उसको कर सकते हो। और फॉर्मुलेशन में स्पेशली याद रखना है कि टैबलेट नहीं लिखना है, द फॉर्मुलेशन इज लाइक एलिक्सर एंड सिरप में ये अवेलेबल है। ओके, तो हम देखेंगे डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन यूजेस। वही मैंने बोला है, पहला CNS stimulant है, it have a strong CNS stimulant action, hence it is used to treat narcolepsy। नार्कोलेप्सी मतलब क्या है, अगर रिपीटेटिवली अगर आप CNS डिप्रेशन ड्रग ले रहे हो तो उस कंडीशन में सीडेशन एंड कामनेस रहता है, तो उसको नार्कोलेप्सी बोलती है। तो उसको रिकवर करने के लिए ये मेडिसिन यूज करती है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, यस, आजकल के जो बच्चे हैं वो शरारती रहते हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते स्टडी पे, उनका जो मन है वो स्टडी के अलावा बाकी सब चीजों में है। और या कभी कभी बच्चे बहुत अकेले महसूस करते हैं, वो खुद में ही रहते हैं कि बिल्कुल अकेले रहते हैं, तो वो बात आजू बाजू सराउंडिंग में क्या शरीर उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। यहाँ पे देखो दो एक्टिविटी है, एक तो हाइपर एक्टिविटी मतलब पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब एक्टिविटी में ध्यान रहेगा, या दूसरा वो बच्चा खुद में ही रहेगा, चिल्ड्रन खुद में ही रहेंगे और बाकी के सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं रहेगा। दैट इज द अटेंशन डिफिसिट। कोई भी टारगेट के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर या कुछ काम करने के ऊपर, एक्सरसाइज करने के ऊपर अटेंशन नहीं रहेगा, वो अगर डिफिसिट होता है तो उस कंडीशन में भी आपका सीएनएस स्टिमुलेंट चाहिए, वेकफुलनेस चाहिए, तो वहां पे भी ये मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, जैसे हमने बोला है टू कंट्रोल द एक्यूट एंड क्रोनिक अस्थमा। यस, अस्थमा में क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेस होने के कारण हमको ब्रीदिंग नहीं करना आता, पर्सपिरेशन अगर प्रॉपरली नहीं हुआ तो ऑक्सीजन कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, तो इसीलिए रेस्पिरेटरी को स्टिमुलेट करेंगे, इससे क्या होगा, पर्सपिरेशन इंक्रीज होगा। इसीलिए भी ये मेडिसिन एक्यूट और क्रोनिक अस्थमा में यूज की जाती है। नेक्स्ट इज द फॉर्मुलेशन, तो यहाँ पे वही बोला मैंने आपको, डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन सिरप और एलिक्सर में अवेलेबल है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट इज द थियोफाइलिन, सेम थियोफाइलिन के भी यहाँ पे हमने यूजेस ही लिए हैं। थियोफाइलिन इज अ पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर, हमने मेंशन किया है कि ब्रोंकाइल्स की जो इन्फेक्शंस है उसमें यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल द एक्यूट एंड क्रोनिक अस्थमा, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है एक्यूट एंड क्रोनिक अस्थमा। इट यूज टू ट्रीट क्रोनिक लंग डिसीज, लंग डिसीज में भी यूज होता है। ब्रोंकोस्पाज्म एंड ब्रोंकोडायलेटर ये सेम ही इसमें है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब अगर आपको एक्सेसिव खांसी है उस कंडीशन में एक स्पाज्म क्रिएट होता है आपके ब्रोंचाइज में, जिसको हम पस बोलते हैं या स्पुटम बोलते हैं। वो अगर स्पुटम डिपॉजिट है तो बराबर से हम पर्सपिरेशन नहीं कर पाएंगे, तो उसको ब्रोंकोस्पाज्म बोलता है। तो ये क्या करता है, जो मेडिसिन क्या करता है, वो स्पाज्म को डायल्यूट करता है, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि इट हैव अ पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर एक्शन। फिर ये डायल्यूट होने के बाद क्या निकलता है, नाक से या मुंह से वो स्पुटम एग्जिट होता है। ठीक है, देखो आपने दो टाइप्स के पेशेंट देखे होंगे, सर्दी खांसी होने के बाद जिसको बहुत ज्यादा स्पुटम आता है नाक से या मुंह से, और वो स्प्लिट अगर नहीं करेगा, अपने आप उसको मगअप करेगा या
कंज्यूम करेगा तो उस टाइम पे ज्यादा ब्रोंकोस्पाज्म के चांसेस है। तो छोटे बच्चों को देखो मैक्सिमली वो थ्रू आउट नहीं करते, तो इसलिए उनको क्या दिया जाता है, नेबुलाइजेशन दिया जाता है। नेबुलाइजेशन क्या है, वन ऑफ द टाइप ऑफ मेडिसिन है विद हॉट स्टीम। ये हॉट स्टीम क्या रहेंगी, जो स्पाज्म ब्रोंकाइल्स में जमा हुआ है उसको वो डायलेट करेगा, डायलेट होने की वजह से वो रन करेगा, तो रन करेगा तो वैसे रहेगा क्या, नहीं वो निकलने की कोशिश करेगा। कहाँ से निकलेगा, एक तो नोज से निकल सकता है या माउथ से, और फिर ये जब बाहर निकलेगा तो पैसेज विल बी क्लियर, और जब ब्रोंकियल पैसेज क्लियर होगा तब पर्सपिरेशन प्रॉपरली होगा। तो वही अस्थमा में भी वही होता है, आपके जो ब्रोंकोस है उसमें स्पाज्म क्रिएट होता है, और वो स्पाज्म क्या करता है, प्रॉपरली रेस्पिरेशन होने के लिए इनिबिट करता है या रोकता है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि इट कंट्रोल द ब्रोंकोस्पाज्म। क्यों ब्रोंकोस्पाज्म को कंट्रोल करता है, क्योंकि हैविंग अ ब्रोंकोडायलेटर एक्शन। ओके, देन इट हैज अ डायरेटिक एक्शन, अगेन डायरेटिक एक्शन भी है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट इन अ नियोनेटल एपोनी। अभी हाँ, नियोनेटल एपोनी मतलब सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग बोला है, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग करने के लिए परेशानी होंगी। नियोनेटल बोला है, स्पेशली नियोनेटल मतलब छोटे बच्चे जो 10 महीने से 10 दिन से भी छोटे हैं उनको नियोनेटल बोला है। इन्फेंट्स मतलब जैसे न्यूली बॉर्न और उसके बाद 5-6 दिन तक, तो वो जो नियोनेटल एपोनी है मतलब वो छोटे बच्चों को अगर रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है तो भी ये अमाइनोफाइलिन एंड थियोफाइलिन दिया जाएगा। ये क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, उसकी वजह से उसका रेस्पिरेशन टाइम इंक्रीज होगा, पर्सपिरेशन इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। तो ये सभी छोटी छोटी चीजें जो आपके यूजेस में आनी चाहिए। जब आप ये आंसर्स लिखोगे, आपके आंसर बाकी लोगों से हटके दिखेंगे तो मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। नहीं तो नॉर्मल यूजेस तो सभी लिख रहा है कि सीनियर स्टिमुलेंट है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, एनालेप्टिक्स है, ये तो सभी लिखेंगे, लेकिन हमको क्या कवर करना है, इट हैविंग अ ब्रोंकोडायलेटर एक्शन, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द ब्रोंकोस्पाज्म, इट कंट्रोल द नियोनेटल एपोनी। ये सभी वर्ड्स आपके यूजेस में आने चाहिए। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने निकिथामाइड देखा जिसमें स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, क्या है एन डाइथाइल पायरिडीन, पैरेंट न्यूक्लियस है, 3 कार्बोक्सिलामाइड्स। थोड़ा सा केमिकल नेम लिखने का तरीका डिफरेंट है, बाकी यूजेस वही, सीएनएस स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, और इट विल बी यूज एज एनालेप्टिक, वीक एनालेप्टिक है टू ओवरकम द सीनियस डिप्रेशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। नेक्स्ट हमने जो ड्रग देखी दैट इज डेक्स्ट्राएम्फेटामिन, जो नार्कोलेप्सी, अटेंशन डिफिसिट और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में यूज होता है। एंड अमाइनोफाइलिन एंड थियोफाइलिन की मेनली कौन से हैं, इट हैविंग अ ब्रोंकोडायलेटर एक्शन, एक्यूट एंड क्रोनिक अस्थमा तो लिख सकते हो। नेक्स्ट इज द ब्रोंकोस्पाज्म में यूज